आप सभी का एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। बांग्लादेश में फिलहाल शेख हसीना को सजा सुनाने के बाद से ही तस्वीरें अब धीरे धीरे बदल रही है। बांग्लादेश में हालात अब खराब होते जा रहे हैं। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच बता दें कि यूनुस सरकार ने भारत से शेख हसीना को वापस भेजने की मांग कर दी है। इस पर भारत सरकार की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से जवाब भी सामने आ चुका है। वो जवाब क्या है वो हम आपको बताएंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच सबसे बड़ा सवाल कि आखिर शेख हसीना का ये केस आईसीटी को क्यों सौंपा गया और आईसीटी के तरफ से जो सजा सुनाई गई है उससे बचने के लिए अब शेख हसीना के पास क्या कुछ रास्ते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक पुंडीर मौजूद है। अभिषेक, सबसे पहले ये सवाल कि आखिर शेख हसीना का ये केस आईसीटी को ही क्यों सौंपा गया? देखिए, आईसीटी की बड़ी दिलचस्प कहानी है। ये इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल इसे कहा जाता है। 2010 में इसे बनाया गया था और आपको यकीन नहीं होगा कि 2010 में शेख हसीना ने ही इसे बनाया था। क्यों बनाया था? क्योंकि जब 1971 में बांग्लादेश अलग हुआ, बटा, उसके बाद जो बंगबंधु जो शेख हसीना के पिताजी थे, जिन्हें जनक कहा जाता है बांग्लादेश का, बंगबंधु भी उन्हें इसीलिए कहा जाता है, उनकी हत्या 74 में जब हुई, उस हत्या में जो लोग शामिल थे, उस हत्या में ये जो लोग दोषी थे, या फिर उस वक्त भी पाकिस्तान के समर्थन में जो लोग थे, उन लोगों को सजा दिलवाने के लिए इस इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल का गठन शेख हसीना के द्वारा किया गया था। उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई, यहाँ मामले चले और सजा भी हुई। देखिए, जिस तरीके से भारत में आपको देखने को मिलता है, न्यायपालिका देखने को मिलती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मिलता है, उसके बाद आपको हाई कोर्ट मिलता है और आपको उसके बाद सुप्रीम कोर्ट देखने को मिलता है। लेकिन ये अलग अलग हैं, लेकिन एक ही न्यायपालिका का हिस्सा है। मतलब अगर आपका कोई मुकदमा, कोई फैसला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आता है तो उसे आप हाई कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। हाई कोर्ट में कोई फैसला है तो आप सुप्रीम कोर्ट में से चुनौती देते हैं। लेकिन कुछ केसेस अलग होते हैं, या फिर कहें कि कुछ मामले संवेदनशील होते हैं, या फिर कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिनका फैसला जल्दी होना होता है। भारत में भी ट्रिब्यूनल कोर्ट्स हैं, जैसे वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट का नाम आपने सुना होगा कि वक्फ से जुड़ी जो भी मामले हैं वो वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट में ही सुने जाएंगे। और उस ट्रिब्यूनल में खास बात क्या थी कि उसमें जो फैसला आ गया, उस फैसले को आप कहीं भी चैलेंज नहीं कर सकते थे। अब जो संशोधन हुआ है वक्फ को लेकर, उसमें इस प्रावधान को हटाया गया है। आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी अब इस फैसले को चुनौती दे सकते हैं। तो शेख हसीना ने जो मुजीबुर रहमान, जो उनके पिताजी थे, या फिर बांग्लादेश में उस वक्त जो बांग्लादेश के खिलाफ लोग थे, उन्हें सजा दिलवाने के लिए जिस चीज का गठन किया था, आज उसी कोर्ट ने शेख हसीना को सजा सुनाई है फांसी की। यहाँ जज भी, मतलब कहेंगे, एक तरीके से कहें कि सरकार की तरफ से ही तय किए जाते हैं। फैसले भी लगभग जो है, बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ, सरकार से प्रेरित होते हैं। भारत में ट्रिब्यूनल जो वक्फ का है उससे आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो शेख हसीना ने 2010 में बनाया था और 2025 में शेख हसीना को इस ट्रिब्यूनल से ही फांसी की सजा सुनाई गई। अब जैसा कि मैंने कहा, सरकार से लगभग बांग्लादेश में जो वक्फ ट्रिब्यूनल है वो प्रधानमंत्री पद का जो सलाहकार है मोहम्मद यूनुस, उससे प्रेरित है। पूरे तौर पर ये राजनीतिक आरोप शेख हसीना पर लगाए गए, राजनीति से प्रेरित ये जो फैसला शेख हसीना को दिया गया, शेख हसीना के ऊपर आरोप लगाए गए कि जब छात्रों का प्रदर्शन बांग्लादेश में हुआ, उस प्रदर्शन में शेख हसीना की तरफ से ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर से फायरिंग उन छात्रों पर करवाई गई, जिसमें 1400 छात्रों की मौत हुई, 2500 से ज्यादा छात्र घायल हुए। लेकिन शेख हसीना ने इसमें अपना पक्ष रखा है और कहा है कि ये आंकड़ा 640 छात्रों के मरने का है, जिन्हें शहीद का दर्जा भी सरकार की तरफ से दिया गया है। और उनकी मतलब उस वक्त जो सरकार थी शेख हसीना की, उनकी तरफ से उन्हें सहायता राशि भी उनके परिवारजनों को दी गई है। अब बात करते हैं शेख हसीना के पास आखिर रास्ते क्या हैं। शेख हसीना के पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता तो ये है कि शेख हसीना इसी ट्रिब्यूनल में अपील कर सकती है। लेकिन इसमें ये शेख हसीना की तरफ से प्रावधान डाला गया था 2010 में ही, यहाँ शेख हसीना को सशरीर पेश होना होगा। मतलब अगर शेख हसीना को चुनौती देनी है तो शेख हसीना को वहां पेश होना होगा। लेकिन अगर शेख हसीना वहां पेश होती हैं तो फिर शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि शेख हसीना के साथ क्या होगा। दूसरा रास्ता है कि शेख हसीना इस फैसले के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सकती हैं, इस फैसले के को चुनौती दे सकती हैं वो। लेकिन वहां भी शेख हसीना को सशरीर
पेश होना होगा तो वो भी रास्ता शेख हसीना के लिए बंद हो जाता है। यहाँ यूनाइटेड जो आपका भारत की अगर बात करें, एक तीसरा रास्ता ये भी है, क्योंकि बांग्लादेश की सरकार की तरफ से ये मांग की गई है कि शेख हसीना का प्रत्यर्पण भारत बांग्लादेश को कर दे। अब भारत अगर कानूनी तौर पर जाए, या जो संधि प्रत्यर्पण संधि भारत और बांग्लादेश के बीच हुई है उसके हिसाब से तो भारत को प्रत्यर्पण कर देना चाहिए शेख हसीना का, क्योंकि ये दोनों देशों के बीच तय हुआ है कि अगर भारत का कोई आरोपी, कोई दोषी भागकर बांग्लादेश चला जाता है तो बांग्लादेश उसे भारत को सौंप देगा। ऐसे ही बांग्लादेश का कोई आरोपी अगर दोषी भारत आता है तो भारत उसे सौंप देगा। लेकिन जैसे मैंने शुरुआत में इस्तेमाल किया शब्द राजनीतिक षड्यंत्र या फिर राजनीतिक साजिश या फिर राजनीतिक आरोप शेख हसीना के ऊपर लगाए गए हैं, ऐसे में भारत शेख हसीना का प्रत्यर्पण बांग्लादेश में नहीं करेगा। इसे उदाहरण से आपको समझाता हूं। तिब्बत पर 1960 के दौरान जब चीन ने लगभग एक तरीके से कब्जा कर लिया था, उस वक्त वहां से दलाई लामा भागकर भारत आए थे। राजनीतिक शरण एक तरीके से दलाई लामा ने भारत में ली थी। अब 1962 का जो युद्ध चीन ने भारत के ऊपर थोपा था, वो इसी वजह से थोपा था क्योंकि दलाई लामा को वापस भारत ने नहीं किया था। तो भारत, आप अंदाजा लगाइए कि भारत ने एक युद्ध मोल ले लिया था, लेकिन एक राजनीतिक तौर पर जिस व्यक्ति ने शरण भारत में ली थी उसे चीन जैसे देश को नहीं सौंपा था। तो जो शेख हसीना ने राजनीतिक शरण भारत में ली है, बांग्लादेश जैसे टटपूंजिए को, यूनुस जैसे एक कठपुतली को कैसे भारत शेख हसीना को सौंप सकता है? लेकिन अभिषेक, अगर भारत नहीं सौंपता है शेख हसीना को, तो ऐसे में क्या भारत को किसी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है? भारत को कोई चुनौती का सामना नहीं करना पड़ सकता है। अगर भारत को चुनौती का सामना एक ऑप्शन है, जिसमें एक विकल्प है बांग्लादेश के पास कि बांग्लादेश इसे आईसीसी में लेकर जाए, जो असल में इंटरनेशनल कोर्ट है जो नीदरलैंड में है। सभी 10 सदस्य जिसके सदस्य हैं, और यहाँ अलग अलग देशों के जज होते हैं और एक पूरी प्रक्रिया होती है उन जजों को नियुक्त करने की, और उन जजों के फैसले माने भी जाते हैं। लेकिन इस मामले को यूनुस सरकार अगर आईसीसी में लेकर जाती है तो वहां यूनुस सरकार की पोल पट्टी वैसे ही खुल जाएगी। ये चैलेंज भी करके शेख हसीना ने कह दिया है। तो भारत के लिए कोई चुनौती की बात नहीं है। धमकी तो बांग्लादेश भारत को दे नहीं सकता। हालांकि भारत के गृह मंत्रालय की तरफ से अभी औपचारिक तौर पर भी कोई बयान सामने नहीं आया है। सिर्फ शेख हसीना के जो बेटे हैं उनका सिर्फ बयान अभी सामने आया है, क्योंकि वो 16 तारीख को उन्होंने एक ऑडियो क्लिप जारी किया, एक टीवी चैनल को उन्होंने इंटरव्यू भी दिया था, और फिर इस फांसी के फैसले के बाद भी एक बयान उनका सामने आया है। तो उनके बेटे ने एक बयान जरूर जारी किया है और उन्होंने कहा है कि उनकी माताजी भारत में पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। वो एक राजनीतिक जो शरण उन्होंने ली है, उन्हें उस तरीके का यहाँ ट्रीट किया जा रहा है शेख हसीना को भारत में, जिस तरीके से किसी देश का कोई राष्ट्राध्यक्ष आता है या फिर किसी देश का कोई मेहमान देश में आता है, उसी तरीके से शेख हसीना को ट्रीट यहाँ भारत में किया जा रहा है। तो इस बात से भी यूनुस बहुत ज़्यादा चिढ़ा हुआ है। और देखिए, भारत से बदला लेने के लिए या फिर भारत से दुश्मनी कायम करने के लिए ही शेख हसीना के खिलाफ ये फैसला सुनाया गया है। आने वाले चुनाव जो 2026 के फरवरी में प्रस्तावित यूनुस के द्वारा हैं, वो चुनाव शेख हसीना के बिना, अवामी लीग के बिना करवा लिए जाएं, ये सोच रख के फैसला सुनाया गया है। बाकी अवामी लीग के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर हैं, और जब सड़कों पर हैं वहां प्रदर्शन होगा तो राष्ट्रपति शासन जैसी चीजें भी यूनुस वहां लगा सकता है और उन चुनावों को और ज्यादा पीछे वो हटा सकता है। मेरा मानना यह है कि या तो शेख हसीना, माफ कीजिएगा, यूनुस बांग्लादेश छोड़कर भागेगा, या फिर वो एक ऐसा इकोसिस्टम अमेरिका, पाकिस्तान, चीन की मदद से अपने आसपास तैयार कर लेगा, जिससे कि जब तक वो जिंदा रहे तब तक वो बांग्लादेश में इसी पद पर बना रहे। जैसे आसिम मुनीर ने संसद में संविधान संशोधन करके अपने आप को पाकिस्तान का बाप एक तरीके से बना लिया है। तो ये तमाम विकल्प थे जो हमने आपको बताया कि शेख हसीना के पास फिलहाल क्या क्या ऑप्शंस है, वो किस तरीके से इस सजा से बच सकती है। अब शेख हसीना किस तरीके से इन तमाम परिस्थितियों से डील करती है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। आप सभी दर्शकों का इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए एनएमएफ न्यूज़ के साथ।